जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 16 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप तुरंत बैच को जो है वो ज्वाइन करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन करिएगा, और इंस्टाग्राम का पेज है जिनको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो आज कौन से टॉपिक्स हैं गाइस जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें बात करेंगे हम लोग पीएम श्री स्कीम के बारे में। दूसरे टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर लोगों का जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो खाने का तरीका है लोगों का वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। फिर इसके अलावा हम लोग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी कभी इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन बता सकता है। कॉलेजियम सिस्टम जो है इसके बारे में क्या कोई कानून बना है या हमारे संविधान में लिखा है या क्या चीज है, यानी कि कैसे ये सिस्टम उभर कर आया है कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, अगेन इसके बारे में हम बात करेंगे। तापी गैस पाइपलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तापी का कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है अभी कभी कमेंट बॉक्स पर लिखकर, क्योंकि ये टॉपिक काफी पुराना भी है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, और जो जो चीजें मैं आपको बोलूंगा नोट डाउन करने की, सिर्फ वही चीज आप नोट डाउन करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री श्री स्कीम, पीएम श्री स्कीम, जिसको बोलते हैं श्री मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। लिख लो, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। नाम से समझ में आ रहा है इस स्कीम में जो है वो किस पर काम किया जाएगा, स्कूल्स पर काम किया जाएगा। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2022 में। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी सरकारी स्कूल है हमारी पूरी कंट्री के अंदर, उसको अपग्रेड करना है, उसको बेहतर बनाना है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहां पर जितने भी टेबल, चेयर, कुर्सी, बिल्डिंग, पूरी स्थिति वहां की सही करनी है। एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करानी है, अच्छे टीचर्स जो है वहां पर होने चाहिए, एक्टिव टीचर्स होने चाहिए, और रिजल्ट्स वहां पर बच्चों का बेहतर निकलना चाहिए। इन सब चीजों पर टारगेट करते हुए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। और रीसेंट डेवलपमेंट्स बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है। स्टार्टिंग में रिफ्यूज करने के बाद, मना करने के बाद, जब पंजाब का डिसीजन आया था 2024 में, मतलब उसके बाद दिल्ली ने एग्री किया कि चलो ठीक है अब वो भी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उससे पहले दिल्ली के अंदर ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, लागू नहीं हो रही थी। इस स्कीम के अंदर काफी सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो थी उन्होंने मतलब वो किया, रेजिस्ट किया, मना किया कि नहीं ये स्कीम को हम जो है वो लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो है फंड्स, पैसा जो है वो काफी देरी से जो है वो रिलीज होगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत, क्योंकि फंड्स वहीं से रिलीज हो रहे हैं। तो यहां से इनको चिंता ये थी कि भाई पैसा देरी से रिलीज होगा तो डेवलपमेंट धीरे होगा। बट अब ये एग्री कर रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, ये स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू की रहा है। अब देखो, ये जो घटना घटी है करंट अफेयर्स में जो आई है वो आपके लिए काम की नहीं है। आपके लिए जो काम की है वो है प्रधानमंत्री श्री स्कीम के बारे में जानना, जो थोड़ा बहुत अभी आप जान चुके हो कि ये स्कीम क्यों लाई गई है। अब इस स्कीम जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है करीब 14,500 से भी ज्यादा स्कूल्स में, जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। और ये स्कीम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की, उसी का ही हिस्सा एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें मेन फोकस है वो किया जाता है स्कूल्स के डेवलपमेंट के ऊपर, ओवरऑल एजुकेशन के डेवलपमेंट के ऊपर। टीचिंग मेथड जो है वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए, बेहतर बिल्डिंग होनी चाहिए, बेहतर टॉयलेट्स वगैरह बने होने चाहिए, बेहतर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बच्चों को। इसके अंदर 60-40 के रेशियो में फंडिंग होगी, सेंटर और स्टेट के बीच में 90-10 के रेशियो में जो है वो फंडिंग होगी, अगर जब बात आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, हिमालयन स्टेट्स की और जम्मू कश्मीर की। और ये स्कीम जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है 2022-23 से लेकर 2026-27 तक की ये स्कीम थी। और स्कूल जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग 3 प्रोसेस के थ्रू। तो पहली बात तो ये, उस राज्य को जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के साथ। और जो भी एलिजिबल स्कूल्स होंगे तो उनको यूडीआईएसई प्लस डेटा के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर इसके अलावा कंपटीशन जो होंगे स्कूल्स के बीच में होंगे, क्राइटेरिया को जो है वो मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें, स्कूल्स के अंदर स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे, साइंस और वोकेशनल लैब्स हम लोग को देखने को मिलेंगी, अटल टिंकरिंग लैब्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव्स प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंदर पानी बचाने का अभ्यास, वाटर रिसाइकल करने का अभ्यास,
राइट? इंश्योर किया जाएगा कि एनवायरनमेंट जो होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो ये चीज है। अब समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बात करें जिसके तहत इस स्कीम को फंडिंग जो है वो दी जाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है जो प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक कवर करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिलीवर करना। इसमें हम लोग को 3 स्कीम्स देखने को मिलती है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो ये 3 चीजें आप जो है वो ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो 3 और पूर्ववर्ती योजनाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब ये स्कीम के अंदर भी हम लोग को वही सेम रेशियो 60-40-90-10 का फंडिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, जो सेम पैटर्न हम लोग को पीएम श्री स्कीम के अंदर देखने को मिला। अब ये बेसिकली सपोर्ट करती है टीचर्स की सैलरीज, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराती है, बुक्स प्रोवाइड कराती है, बच्चे जो होते हैं जो डिसेबिलिटीज वाले होते हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं तो उनको अलग फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है, राइट? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं तो उनको अगर प्राइवेट स्कूल्स में उनको एडमिट जो है वो करवाना है तो उसमें रीइंबर्समेंट प्रोवाइड कराती है। स्टेट जैसे कि दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल ने इनिशियली मना कर दिया था कि भाई हम एमओयू साइन जो है वो नहीं करेंगे पीएम श्री स्कीम के लिए, राइट? उनको प्रॉब्लम जो थी वो पैसों को लेकर थी, फंडिंग को लेकर थी, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया। बट अब ये जो है वो एग्री कर रहे हैं। पंजाब जो है उसका फंड जो है वो 500 करोड़ रुपए तक का से ज्यादा का फंड जो है वो फ्रीज हो गया था और इसने पहली बार एग्री किया कि भाई ये इंप्लीमेंट करेगा स्कीम। फिर बाद में दिल्ली ने एग्री किया, वेस्ट बंगाल ने अभी तक जो है वो अभी इसको होल्ड पे ही रखा हुआ है, बट आगे चल के वेस्ट बंगाल भी एग्री कर जाएगी। तमिलनाडु ने जो है बोला कि हम इस स्कीम को जो है इंप्लीमेंट करेंगे, बट इसके अंदर से जो है वो पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो वाला क्लॉज हटा दो, ठीक है? बस यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है मेनली, राइट? अर्ली चाइल्डहुड से लेकर हायर एजुकेशन तक। इसमें 5+3+3 का करिकुलम स्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। जैसे कि आज की डेट में 10+2 का स्ट्रक्चर है ना, जो नया जो है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका है 5+3+3+4, राइट? आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये पॉलिसी वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस करती है कि भाई बच्चे को 12th निकलने के बाद तुरंत जो है वो जॉब मिल सके, इस चीज पर इंश्योर करती है, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस करती है, राइट? रीजनल लैंग्वेज का उपयोग करेगी, राइट? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस करेगी कि अलग अलग एरियाज पर, अलग अलग सेक्टर्स पर जो है वो बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है? नेशनल असेसमेंट सेंटर परख ये स्टैब्लिश किया गया है आकलन करने के लिए कि भाई जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट बेहतर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनकी एनालिसिस के लिए। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया इसमें बताया जा रहा है कि आज की डेट में यार लोगों के खान पान का जो व्यवहार है, तरीका है, वो बदल गया है। और भाई ये बात पता है बिल्कुल सच है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मेरा भी खुद जो खाने का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, राइट? आज की डेट में अपन फास्ट फूड खा के इधर उधर निकल लेते हैं, अपना काम जो है वो निपटा लेते हैं, जो कि काफी खराब है, पता है, जो कि काफी हेल्थ के लिए काफी बेकार है। अब देखो देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर किस चीज की और बात की गई। मैंने तो अपनी बात बताई अभी आपको कि मेरा तो बहुत बुरा हो गया अभी आज की डेट में खाने पीने का पैटर्न। तो रीसेंट वर्किंग पेपर एक रिलीज हुआ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसके अंदर हाईलाइट किया गया कि पहली बार 1947 के बाद इंडिया का एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फूड का वो गिर गया है टू लेस देन हाफ ऑफ ओवरऑल मंथली स्पेंडिंग। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि जैसे घर में जो खाने का खर्चा, जैसे घर में जो राशन का खर्चा आता है, बोला वो राशन के जो खर्चे टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो पहली बार 1947 के बाद ये देखने को मिला कि वो उसमें गिरावट आई है। क्योंकि सबसे ज्यादा घर के अंदर जो भी यानी कि जिसकी सैलरी आती है उसमें सबसे ज्यादा राशन पर ही जो है वो खर्चा लगता है। यस, आपको पता होगा। ये स्पेंडिंग पैटर्न में जो शिफ्ट हो रहा है ये हम लोग को बहुत सारे चेंजेस की बात कर रहा है, जो कि आज की डेट में शहरी क्षेत्रों में भी और गांव क्षेत्रों में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट? ठीक है। और ये पेपर का टाइटल जो है वो चेंजेस इन इंडियाज फूड कंजम्पशन एंड पॉलिसी इंप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो ये पेपर वर्किंग पेपर इन्होंने रिलीज किया, जो डिटेल एनालिसिस हम लोग को बताएगा कि किस प्रकार से आज की डेट में जो है वो कंपेयर किया इन्होंने 2011-12 से और 2022-23 में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा को लेते हुए, और बताएंगे कि किस तरीके से आज की डेट में लोगों का जो खाने के ऊपर खर्चा है, राइट, हाउस होल्ड जो खर्चा राशन पर जो होता है वो कम हो गया है। अब देखो ये खर्चा जो है वो क्यों गिरा है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो हो रहा है खाने के ऊपर रूरल एरियाज अर्बन एरियाज दोनों में ही, सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में, ये बताया जा रहा है 50% से भी कम हो गया है। और पहली बार ये चीज इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिली है। ये नोट किया गया कि आज की रेट में सीरियल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि अनाज पर खपत जो है वो कम हुई है। क्यों कम हुई है, और स्पेशली बॉटम 20% हाउस होल्ड में, तो आपको ऑलरेडी पता है यार कि डिक्लाइन जो है वो इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट जो है उसकी फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज, जैसे कि फ्री फूड ग्रेन्स सरकार ने बांटा,
गरीब पॉपुलेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि देखो, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, जो राशन शॉप होती है ना, फेयर प्राइस शॉप, तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये पढ़ा हुआ है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन जो है उसका वितरण किया जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो हाँ या ना? आजकल वो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रति किलो भी नहीं ले रहे हैं। वो नहीं ले रहे हैं, चार्ज ही नहीं कर रहे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पता है आपको? राशन शॉप में चार्ज ही नहीं किया जा रहा। वो सिर्फ नाम के लिए बस लिखा हुआ है कि हम 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए लेंगे, बट एक्चुअल में राशन शॉप पे नहीं लिया जा रहा। मैंने खुद पर्सनली इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व किया है, देखा है। फिर इसके अलावा अनाज के ऊपर लोग खर्चा करना लोगों ने जो है वो बंद कर दिया। मिल्क, फ्रूट्स, एग, फिश, मीट, इन सब पर जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है, राइट? ये ट्रेंड स्पेशली हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरे 20% में जो है वो नजर आ रहा है, राइट? फिर इसके अलावा ऑल्दो डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो इंप्रूव हुई है, एवरेज डेली इनटेक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि आयरन का, जिंक का, वो कम हो गया है 2011 और 12 के कंपैरिजन में। फिर इसके अलावा मेनली आज की डेट में पॉलिसीज किस पर काम की जा रही है कि भाई लोगों को जो है वो रेदर देन दाल चावल देने की जगह उनको और भी चीजें प्रोवाइड की जाए, जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी के अंदर जाए। इसलिए तो हम लोग ने फोकस किया था इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर। कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर फूड फोर्टिफिकेशन का प्रॉपर मीनिंग, कि उसका मतलब क्या होता है? ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, और इससे पहले ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने आंसर दे चुका है। तो जिन्होंने आंसर दिया है उनको आंसर फिर से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बताओ फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जैसे चावल है, चावल क्या है? सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर आप चावल में विटामिन सी को ऐड कर दोगे अलग से, यानी कि अलग से किसी प्रोडक्ट में किसी मिनरल को ऐड करना, उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। जिससे कि एक इंसान वो सेम चीज खाए बट उसकी बॉडी के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स ऐड हो। फिर एमएसपी, माइक्रो सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एक इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपको, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। एमएसपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। एमएसपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ, और उसके साथ मीनिंग भी, सिर्फ फॉर्मूला मत लिख देना। तो A2 क्या है, FL क्या है, C2 क्या है, ये पूरी चीज आपको लिखनी है, ठीक है? मतलब उसका भी मीनिंग कि ये सब चीजें क्या है। तो अब देखो, ये एमएसपी का भी रोल बढ़ गया है ना? हम लोग को देखने को मिला कि और भी काफी सारी चीजों को शामिल किया गया एमएसपी में। फिर सरकार काफी सारी योजना लेके आई, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, जिसमें फ्री फूड ग्रेन जो है वो बंटवाया गया, राइट? फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिएंट पॉलिसी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो आज की डेट में जो है वो फोकस किया जा रहा है। जैसे ये मैंने आपको फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया, तो फोर्टिफिकेशन पर फोकस किया जा रहा है कि कुपोषण की प्रॉब्लम जो है वो देश से खत्म हो। तो नेशनल हेल्थ और न्यूट्रिएंट स्ट्रेटेजी से क्या इंपैक्ट होगा? एक तो न्यूट्रिशनल बैलेंस होगा, भाई लोगों की बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा तो अच्छा खासा लोग काम कर पाएंगे, अच्छी डेवलपमेंट हो पाएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो कम होगी, भाई जो हॉस्पिटल में खर्चा होता है वो कम होगा, है ना? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। फिर डाइटरी गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस भी जो है बनाई गई कि भाई लोग एक ही प्रकार की डाइट फॉलो ना करें, डाइवर्सिफाइड चीजों जो है वो लें, जैसे कि बॉडी के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल हो। बस यही सब चीजें थी। बट मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये जो रियलिटी दिखा नहीं रहा है, मतलब ये सिर्फ पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट की जो है वो बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी अभी भी सफर कर रहा है। बट एक्चुअली फूड कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, अपने फ्रेंड्स की बात करूं, या आप लोग भी अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आज की डेट में हम लोग बाहर के खाने पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई रास्ते चलते चाउमीन खा लिया, रास्ते चलते चलो बर्गर खा लिया। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि हॉट डॉग लिया और चल दिए, राइट, काम पे। तो जो ये वर्क कल्चर जो इतना फास्ट हो गया है ना, तो उसने हमारे डाइटरी जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया काफी ज्यादा। आप लोग नोटिस कर रहे हो वाली चीज की नहीं कर रहे हो कि कंपैरेटिवली पहले घर पे ज्यादा खाना खाया जाता था, आज की डेट में एक तो सर्विसेज भी इतनी हो गई है। आजकल तो काफी सारे घर ऐसे हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, इनकी शादी वगैरह हो गई है, जो दोनों जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट कुकिंग, दे आर जस्ट, मतलब एक फोन निकाला एंड जस्ट बेसिकली टैप किया स्विगी पे या जोमेटो पे, ऑर्डर किया और घर पे खाना। ये कल्चर आज की डेट में हो गया है। या तो रेस्टोरेंट कल्चर हो गया है कि चलो हफ्ते में लोग 4 दिन तो बाहर ही खाना खा रहे हैं। मेरे साथ तो हो रहा है, मेरा हफ्ते में 4 दिन क्या भाई, हफ्ते में मतलब ये मान के चलो सिर्फ ब्रेकफास्ट मेरा घर पे होता है फैमिली के साथ, फिर बाकी मेरा लंच और मेरा डिनर दोनों ही बाहर रहता है मैक्सिमम टाइम। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि लंच मैंने कर लिया तो कर लिया, डिनर तो ऑलमोस्ट एवरी डे, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है हेल्थ के लिए, बट क्या करें, वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया। यस, तो आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? कम ऑन कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कोलिजियम सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं बॉस कि जो कोलिजियम सिस्टम है ना, ये ना कहीं किसी कानून में लिखा है इस सिस्टम के बारे में, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये हमारी खुद की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू, अपने ऑर्डर के थ्रू एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो खुद ही अपने जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट करती हैं, उनका ट्रांसफर करती हैं, उनका रिक्रूटमेंट करती हैं। यस, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा आवश्यकता है सीनियोरिटी की और इफेक्टिव कंसल्टेशन की जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर हाई कोर्ट्स में। एक केस हम लोग को देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, उसके कोलिजियम का। बेसिकली एक ग्रुप होता है जजेस का, टॉप मोस्ट जजेस का, जो डिसाइड करते हैं कि किसको अपॉइंट करना है, किसको ट्रांसफर करना है। बात समझ रहे? अभी के लिए सिंपल समझो, फिर आगे और डिटेल समझाऊंगा। तो इसमें ये कहा गया कि यार ये जो प्रोसीजरल कंप्लायंस है, मतलब कि जो आप ये प्रोसीजर्स के थ्रू ये प्रक्रिया जो है उसका अनुपालन जो है वो करते हो, जिसमें आप रिकमेंड करते हो दो जुडिशियल ऑफिशियल को, किस चीज के लिए? एलिवेशन के लिए। एलिवेशन मतलब कि जो दो नए अधिकारी हम लोग को देखने को मिल रहा है उनको आप प्रमोट करने की जो बात कर रहे हो, एलिवेट यानी कि ऊपर जाना, प्रमोट करना, राइट? यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उनको भेज दिया गया। तो जो ये रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है, इस पर थोड़ी चिंता जो है वो व्यक्त की गई है। मैटर जो है वो आ रहा है कि भाई ये जो प्रोसीजर जो होता है अपॉइंटमेंट का हाई कोर्ट के जजेस का कोलिजियम सिस्टम के अंदर, वो क्या प्रोसीजर है? क्योंकि रैंडमली सीनियोरिटी के आधार पर सिर्फ रिकमेंडेशन दे दिया जाता है, मेरिट के आधार पर नहीं दिया जाता, पता है आपको? और कई बार इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि फेवरिज्म होता है, कि फेवरेटिज्म जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, या नेपोटिज्म आप कह सकते हो, कि जो ऊपर जो मेन सीनियर जज हैं वो अपना रिकमेंडेशन किसी लॉयर का या किसी उसका दे सकते हैं, जज का दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट? उसके प्रमोशन के लिए। अब सुनिए, प्रोसीजर जो होता है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का, वो क्या होता है? तो कोलेजियम सिस्टम की बात करें तो ये स्टैब्लिश होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन आया कोलेजियम सिस्टम को किसने स्टैब्लिश किया? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ये आपको पता होना चाहिए थर्ड जज केस के बारे में, थर्ड जजेस केसेस, राइट? 1998 का ये केस था और सेकंड जज केस जो था वो 1993 का था। इन दो केसेस के थ्रू हम लोग को जो है वो देखने को मिला, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, इन केसेस के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश हुआ कोलिजियम सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। और वैसे वो लोग लिखना कि जिन्होंने हमारे पॉलिटी या हमारे जनरल स्टडीज के कोर्स को नहीं लिया है, बाकी जिन्होंने हमारे कोर्स को लिया आपको लिखने की जरूरत नहीं, सब चीज आपके कोर्स में अवेलेबल है, राइट? और तो अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। अब देखो, जुडिशियल पावर जो है वो कब दी जाती है? जब अपॉइंट किया जाता है, जब ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट का मिनिमल यहां पे लिखा है, मिनिमल क्या? गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। मिनिमल तो हटा ही दो इस शब्द को, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इनका सिस्टम कंप्लीटली क्लोज है, इसमें कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के रोल को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, राइट? और ये बोलते हुए कि भाई गवर्नमेंट जो है वो डिले करती है अपॉइंटमेंट्स को, राइट? वही चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे, बट एक्चुअल रियलिटी में जो है वो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कोलिजियम सिस्टम के अंदर, याद रखना। ये इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ पूरा लिखा है इसमें सब सिर्फ पहला जो पॉइंट है वो ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, 1998 में जो है वो इसको बनाया गया था, एक प्रोसीजर लाया गया, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, की क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, जिसको प्रक्रिया ज्ञापन हम लोग बोलते हैं, कि क्या प्रोसीजर रहेगा जिसके थ्रू, क्या प्रक्रिया रहेगी जिसके थ्रू एक जजेस को अपॉइंट किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की एक प्रोसेस होगी। हाई कोर्ट का कोलिजियम होगा, उसके अंदर हम लोग को चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजेस हम लोग को हाई कोर्ट के देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। 1+2 का ये सिस्टम है। तो यहाँ पर सरकारी लोग जो है वो कितने इन्वॉल्व है आप देख लो। पहले तो यूनियन लॉ मिनिस्टर, जिनका काम ये होता है कि जो भी रिकमेंडेशन जो है वो दिए जाते हैं वो पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं और फिर वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, राइट? तो इसमें हम लोग को 3 अथॉरिटीज है वो देखने को मिलती है, जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से रहती हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और यूनियन लॉ मिनिस्टर। बट इनका कोई रोल ही नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन अब एक किसी जज को जो है वो अपॉइंट करना है, तो 2 नाम भेज दिए गए। अब 2 में से किसी एक को जो है अपॉइंट करने का अब इनके पास पावर है, अभी के लिए पावर है, ठीक है? अब इनने उस व्यक्ति को जो है वो चूज किया, जो व्यक्ति जो है वो कोलिजियम नहीं चाह रहा है कि अपॉइंट हो, बट इनको रिकमेंडेशन देना था, यानी कि जो व्यक्ति कोलिजियम के प्रायोरिटी बनी है, तो उसको तो कौन कैंसिल कर देगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि फाइनल अप्रूवल जो है वो किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास। कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ही एग्री करेगा तभी ये हो पाएगा, अपॉइंटमेंट बनना नहीं हो पाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर कौन व्यक्ति प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा, ये डिसाइड करेगी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम। इसमें लिखा है सब्सिक्वेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने अगर मना कर दिया कि नहीं होना इस जज का अपॉइंटमेंट, इसका होना है, तो वो उसी का ही होगा। तो ये एक चीज है, इस चीज को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की जाती है कि यार ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, कोई प्रोसीजर क्यों नहीं है, क्यों ये पूरा इंटरनल सिस्टम है? और अगर ये इंटरनल सिस्टम ही अगर नेपोटिज्म के ऊपर बेस्ड होगा, फेवरेटिज्म के ऊपर बेस्ड होगा, तो कितनी दिक्कतें आ सकती है। बोलो हाँ या ना, कम ऑन से यस और नो। यस।
नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कोलिजियम जो है उसने 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो है वो रिकमेंड किया कि भाई हाई कोर्ट में जो है उनको प्रमोट किया जाए, यानी कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने रिक्वेस्ट करा कि रिकमेंडेशन इन नाम का जनवरी 2024 में, और जब हाई कोर्ट ने रिकमेंड किए 2 अलग-अलग जुडिशियल ऑफिसर को इंस्टेड जो पहले उन्होंने रिकमेंड किए थे, तो हमें क्या चीज देखने को मिली कि इस डिसीजन को जो है वो रद्द कर दिया गया। देखो लिखा है, जब उच्च न्यायालय ने इसके बजाय 2 अलग-अलग न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की, तो शुरू में अनुशंसित अधिकारियों ने अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए इस निर्णय को चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया। राइट, तो ये एक इशू हम लोग को कई बार देखने को मिलता ही है, और सुप्रीम कोर्ट जांच करती है कि वेदर मतलब इट हैड द अथॉरिटी टू रिव्यू द रिकमेंडेशन और नॉट। राइट, नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस के केस को रेफर जो है वो किया जाता है कि भाई उस पे जो है वो क्या कहा गया था। तो ये प्रोसीजर होता है, बट एक्चुअली पता है ये सिर्फ लिखित में प्रोसीजर है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो चाहता है वैसा वो करता है, ये रियलिटी है। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने ये कहा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कंसल्ट करेंगे 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस के साथ, 1+2 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था रिकमेंडेशन भेजने से पहले। और इसमें एक चीज पर मेनली फोकस है वो किया गया था कि भाई अगर कोई, अब जैसे चीफ जस्टिस हैं और 2 जजेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीफ जस्टिस के पास वीटो पावर होगी, जैसा चीफ जस्टिस बोलेंगे वैसा होगा, नहीं, तीनों की सहमति होनी चाहिए, तभी वो रिकमेंडेशन जो है वो मान्य होगा। तो बस ये प्रॉपर प्रोसीजर बस बताया गया था, बट अल्टीमेटली पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास। अब सेकंड जज केस क्या था, थर्ड जज केस क्या था, इसके बारे में भी सुन लो। ईयर ध्यान में रखना, 1993 का सेकंड जजेस केस। ये केस ने इंट्रोड्यूस कर दिया था कोलिजियम सिस्टम पहली बार। इसने ये कहा कि भाई जुडिशरी के पास ही, न्यायालय के पास ही जो है वो पावर होगी, न्यायपालिका के पास ही पावर होगी कि वो अपॉइंटमेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जजेस जो होंगे उनके कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 1+2 का ये सिस्टम होगा। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोलिजियम को एक्सपेंड किया। इसमें बोला कि नहीं, 1+2 का सिस्टम हाई कोर्ट के लिए रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए रहेगा 1+4 का सिस्टम, यानी कि 5 जजेस के जो है वो कोलिजियम बैठेंगे। ये थर्ड जजेस केस के अंदर आया था, याद रखिएगा। और डिसीजन के अंदर 2 ग्राउंड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे, जिसको रिजेक्ट जो है वो किया गया। ये कहा गया कि भाई हम 2 ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन नहीं हुआ है, और दूसरा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इन 2 ग्राउंड पे किसी भी अपॉइंटमेंट को हटाया जा सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, पहला वाला ग्राउंड के ऊपर बेस हटा देते हैं लोग कि नहीं भाई आपने सही तरीके से कंसल्ट करके नहीं भेजा है। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब यही एक चैलेंजेस क्या क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पारदर्शिता की दिक्कत, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम, भाई भतीजावाद की भाई जो जिसके फेवरेटिज्म जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था, इनएफिशिएंट कि कई बार हम लोग को देखने को होता है भाई कितने जजेस की वैकेंसी है बट फुलफिल जो है वो नहीं हो पा रही है इस सिस्टम के कारण। राइट, तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइस बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो इन्होंने रिसेंटली एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है वो जारी करी है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर कि यानी कि केंद्र वित्तीय सहायता को लेकर, और पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को लेकर, भुगतान सुरक्षा तंत्र को लेकर, किसके अंडर? जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत। तो ये स्कीम क्या है ये आपको मेनली समझना है। अब यूनियन कैबिनेट ने 75,000 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए थे फरवरी 2024 में रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए, कि भाई हर एक घर के ऊपर जो है वो हम लोग रूफटॉप के माध्यम से जो है वो, यानी कि रूफटॉप आपको पता है ना सोलर ग्रिड्स, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएं। और इससे 1 करोड़ घरों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी का। और ये इनिशिएटिव जो है वो रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को जो है वो प्रमोट कर रहा है 2 मॉडल्स के थ्रू। एक मॉडल है रेस्को यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, और दूसरा है यूएलए यूटिलिटी लेड एसेट मॉडल्स। तो रेस्को मॉडल क्या है ये लिख लो भाई आप। रेस्को मॉडल, कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि ये रेस्को मॉडल भी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? इसका फुल फॉर्म पूरा लिखना आप, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी। ये इंस्टॉल करेंगी, ऑपरेट करेंगी और मेंटेन करेंगी रूफटॉप सोलर सिस्टम को 5 सालों के लिए कम से कम। यानी कि कंपनी स्टैब्लिश की गई है जिसका काम होगा कि जितने भी ये छत पर जो ये रूफटॉप सोलर ग्रिड्स जो बनेंगे तो उसको मेंटेन करने का इनका जो है वो काम होने वाला है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, कंज्यूमर को सिर्फ उतना ही पे करना है जितनी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई है। राइट, मतलब कुल मिलाकर ये कंपनी आकर वो लगवा देगी और जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उतना चार्ज करेगी ये कंपनी। रेस्को जो है वो बेसिकली पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ भी। डिस्कॉम कंपनीज कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी हमारे घरों पर मीटर लगाती हैं
और हमसे जो है बिजली का पैसा चार्ज करती हैं, तो वो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं। तो ये रेस्को कंपनी डिस्कॉम के साथ भी एक एग्रीमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, कि जितनी भी ग्रिड्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो उनको सेल करेंगे। और प्रोजेक्ट पीरियड के बाद जो है वो प्लांट ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी कंज्यूमर को, मतलब जिसके छत पर वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगाया गया होगा 5 साल तक चार्ज किया जाएगा रेस्को कंपनी के द्वारा उनसे। फिर 5 साल के बाद जो है फ्री, कि मतलब वो पूरी चीज कंज्यूमर की जो हो जाएगी, पूरा जो सोलार इलेक्ट्रिक ग्रिड जो होगा वो पूरा कंज्यूमर को हो जाएगा, उसको फिर मेंटेन करने का, ऑपरेट करने का पूरा खर्चा जो होगा फिर वो कंज्यूमर को देना पड़ेगा, जिसका घर है उसको देना पड़ेगा। ये मॉडल तो बहुत बढ़िया है, रेस्को मॉडल है कि नहीं? किस-किस को अच्छा लगा ये मॉडल, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इस मॉडल का नाम। दूसरा अब देखते हैं यार यूएलए मॉडल कैसा है। इस मॉडल के तहत जो स्टेट डिस्कॉम जो है, यानी कि जो सरकारी जो ये कंपनीज हम लोग को बिजली विभाग की कंपनी देखने को मिलती हैं, ये रूफटॉप सोलार सिस्टम खरीद लेंगी। 5 साल का पीरियड होगा इनका भी। ओनरशिप जो होगा इस सिस्टम का फिर वो बाद में जाकर ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा किसको? जिसका घर है उसको, मतलब 5 साल के बाद। और हाउस होल्ड जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सोलार सिस्टम जो है वो उसको मतलब यानी कि जिन घरों में पहले से सोलार सिस्टम लगा हुआ है उन घरों को नहीं चूज किया जाएगा। दोनों ही मॉडल्स के अंदर सिर्फ उन्हीं घरों पर ये सोलार सिस्टम लगेगा जिनमें पहले से नहीं लगा है। तो मेरे हिसाब से तो यार ये दोनों ही मॉडल जबरदस्त है। दोनों मॉडल, चाहे वो सरकारी डिस्कॉम कंपनीज अगर हमारे घर की छतों में अगर वो लगवा दे, सोलार ग्रिड्स लगवा दे, या कोई ये जो रेस्को कंपनी बनाई है वो अगर सोलार ग्रिड्स लगवा दे, ऑपरेट करे, मेंटेन करे, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जितना भी खर्चा आ रहा है वो देते जाए, फिर 5 साल के बाद वो चीज हमारी हो जाए, यानी कि 5 साल के बाद पूरी बिजली मुफ्त। क्योंकि आज की रेट में भाई ये 2-2 3-3 लाख रुपए के सिस्टम जो लग रहे हैं, ग्रिड सिस्टम्स, तो इसको लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2-3 लाख भी इन्वेस्ट करना दिक्कत वाला काम है ना। तो सरकारी अगर पूरी चीज करके दे देगी और 5 साल के लिए आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो भर ही रहे हो भाई, यहाँ बिल भरने की जगह कम ही बिल आएगा, आप वो वाला बिल वहां भरो, कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी तो मिल रही है। और फिर 5 साल के बाद वो चीज आपकी हो जाएगी, क्या बुरा है इसमें? दोनों सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। अब देखो रूफटॉप सोलार सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा छतों पर, राइट, बालकनीज पर, कोई भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पर, यानी कि कहीं पर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर धूप की किरणें पड़े, राइट। फिर मीटरिंग मैकेनिज्म होगा, राइट, यहाँ पर मीटर जो है वो लगाया जाएगा। सोलार इंस्टॉलेशन जो है उसके अंदर हम लोग को विंड हाइब्रिड देखने को मिलेंगी, बैटरी स्टोरेज देखने को मिलेगा, सोलार ट्रैकर्स होंगे, राइट। तो सीएफए जो है होगा, यानी कि जितना भी सेंट्रल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असिस्टेंस जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा उस आधार पर कि कितने आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, सोलार कैपेसिटी आपकी कितनी है, कितना आपने इंस्टॉलेशन किया है, कितना ज्यादा, उस आधार पर पैसा जो है वो रिलीज होगा। 100 करोड़ का कॉर्पस जो है वो प्रपोज किया गया है पेमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और इसको नेशनल प्रोग्राम के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा, नेशनल प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। फिर रेस्को पार्टनर जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी कि बोली के थ्रू। वन टाइम पेमेंट 2,000 रुपए का जो है वो करना जरूरी होगा हर एक इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट किया जाएगा रेस्को कंपनी के द्वारा यूएलए मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरी चीज जो है वो रिकमेंडेशन के अंदर आई है। 2 प्रकार के मॉडल, यूएलए मॉडल और रेस्को मॉडल, दोनों ही मॉडल काफी अच्छे हैं। दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना 1 करोड़ घरों को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप जो है वो इंस्टॉल करवाना। हर एक घर को जो है वो 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने रिसीव होगी। 60% सब्सिडी जो है वो सोलर सिस्टम के लिए 2 किलोवाट कैपेसिटी तक की जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 40% सब्सिडी 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच में। और स्कीम जो है वो टारगेट कर रही है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, और सब्सिडी कैप जो है रखा गया, यानी कि 3 किलोवाट से ऊपर सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी कंजम्पशन पे। फिर इसके अलावा इसको मैनेज किया जाएगा नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के द्वारा, एनपीआईए के द्वारा। डिस्कॉम जो है वो बेसिकली ये भी काम करेंगे, यानी कि जो बिजली विभाग जो होगा वो भी काम करेगा इस रूफटॉप सोलर स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट करवाने में। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी जो है जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, तो इनको भी जो है वो इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस को प्रमोट करते हैं तो। मॉडल सोलर विलेज जो है वो डेवलप किए जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के थ्रू प्रमोट करने के लिए। सोलर एरियाज मतलब सोलर रूफटॉप जो है वो रूरल एरियाज में आ सके, गांव क्षेत्रों में आ सके। इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, बिजली का बिल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी डिस्कॉम कंपनीज को, वो भी काफी अच्छा है। ठीक है,
30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो रूफटॉप इंस्टॉलेशन से ऐड हो जाएगी इस स्कीम के थ्रू। वो 1000 बिलियन यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाएंगे 25 सालों में। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 700 मिलियन टन से। लोगों को जॉब्स मिलेंगी, 17 लाख नई जॉब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस सेक्टर में ओपन हो जाएंगी। बट कुछ प्रॉब्लम भी आज की डेट में लोग जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है वो उनकी छत पर वो लगवाएं। स्पेस भी लोगों के पास काफी लिमिटेड है, छोटी छत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि डिस्कॉम्स जो है वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन में ऑलरेडी है। फिर अगेन इस पर मीटर लगाना, इस पे खर्चा करना, ऑलरेडी वो लॉस पे चल रही है ऊपर से और ये खर्चा उनके लिए, तो ये फिर अवॉइड कर रहे हैं डिस्कॉम कंपनीज। क्वालिटी एश्योरेंस कि भाई आप लगवा तो दोगे, फिर प्रॉपर मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा। मतलब कि मेंटेनेंस नहीं हो, अब घर पे बिजली नहीं है, फिर क्या करेंगे, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, लोगों को अवेयर करें, कम्युनिटी को साथ में लेकर आए, राइट, कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर रूफटॉप को जो है वो इंस्टॉल करवाएं। तो इस पर जो है वो काम किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तापी गैस पाइपलाइन का। होपफुली आपने इसका फुल फॉर्म पूरा लिखा होगा। तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये पूरी एक पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक लाने वाली। अब ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान इसमें आ गया तो एक चैलेंजिंग है ये तापी गैस पाइपलाइन। तो अब और अफगानिस्तान भी तालिबानी इशू वहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 10 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि तापी पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो हम लोग नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसफर कर सकें। ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान में तो आपको पता ही है तालिबान का इशू, पाकिस्तान का भी इशू आप जानते ही हैं, राइट। तुर्कमेनिस्तान में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान ने अपना काम कर लिया, बट अफगानिस्तान पाकिस्तान में कैसे होगा, तो इंडिया तक कैसे पहुंचेगा, ये एक इशू बहुत बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 1814 किलोमीटर की ये पाइपलाइन होने वाली है टोटल। ये बेसिकली गेलकाइनिस गैस फील्ड जो है तुर्कमेनिस्तान के अंदर वहां से ओरिजिनेट होगी और 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस हर साल ट्रांसपोर्ट करेगी, जिसमें 5% अफगानिस्तान को, 47.5% पाकिस्तान को, 47.5% इंडिया को जो है वो 30 साल के लिए जो है वो मिलेगा। और ये पाइपलाइन जो है वो पास होगी अफगानिस्तान की हेरात और खांदर प्रोविंस से, और अफगानिस्तान की हेरात और खांदर प्रोविंस और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आएगी और फाइनली पंजाब इंडिया के अंदर जो है वो पहुंच जाएगी फजीलका में। फिर तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है ये चारों कंट्रीज के बीच में, बट अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। अफगानिस्तान जो है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि 500 मिलियन यूएस डॉलर हर साल जो है वो ट्रांजिट फीस के तौर पर कमाएगी। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो हेविली कोयले के ऊपर आज की डेट में डिपेंडेंट है। अब तापी से इंडिया को काफी फायदा होता, बट मुझे नहीं लगता कि तापी का इशू जो है वो जल्दी से रिजॉल्व होगा, क्योंकि आप जानते ही, और इवन इसमें तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलनी थी, राइट। कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यार ये इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इशू है ना, तो उस चक्कर में इंडिया के अंदर जो है ये पाइपलाइन यानी कि नेचुरल गैस जो है वो इस रूट के थ्रू आना बहुत डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है? चैलेंजेस यही है, सिक्योरिटी चैलेंज यार। अब ये ऐसे खिलाड़ी हैं, मानने नहीं, मतलब वो बातों से नहीं मानते, लातों भूतों से मानते हैं, तो अब इनको चुप कराना जो है वो काफी मुश्किल है। तो होगा, इन फ्यूचर होगा ऐसे, बिल्कुल अपन को पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो रखना चाहिए। होगा, बट टाइम लगेगा, थोड़ा बातचीत होगी, क्योंकि काफी समय से तो चल ही रहा है यार, अभी तक तो हुआ नहीं है। क्योंकि इस एरिया में हम लोग को डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। पाइपलाइन आप इतने रुपए की लगाओगे और उस पाइपलाइन को फोड़ देंगे ये लोग बार बार, प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होने देंगे, तो क्या करोगे फिर? तो ये एक चीज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, पैसा तो मिल ही रहा है, बट प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल टेंशन है, एनवायरमेंट टेंशन है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको बस जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। ओवरियन कैंसर आप जानते हो गाइस, ओवरी के कैंसर की यहाँ पर बात हो रही है। ओवरियन कैंसर जो है ये सभी वुमेन को जो भी कैंसर होता है उसका 6.6% जो होता है वो ओवरियन कैंसर होता है। ओवरियन कैंसर जो है वो बेसिकली टॉप 3 कैंसर में से एक है जो महिलाओं को अफेक्ट करता है, और कोई भी इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग यानी कि जांच नहीं किया जा पा रहा है इसका प्रॉपरली। और CA-125 टेस्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है इसको डायग्नोस करने में, इसकी पहचान करने में, बट ये रूटीन स्क्रीनिंग के दौरान रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस में नहीं आता। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को रहा है, बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये बताया कि इंडिया की ग्रोथ जो है 2025 फाइनेंशियल ईयर में जो है वो काफी अच्छी होगी, 6.6% से 7% हो जाएगी। आरबीआई का प्रोजेक्शन ये था कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 7.2% जो है वो होगी फाइनेंशियल ईयर 2025 में।
अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है यार, 17% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज भी युवाओं के पास जो है वो नौकरी नहीं है। नौकरी के कारण काफ़ी युवा आज की डेट में परेशान है। तो ये वही है, नौकरी और बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेंस का, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।